मिनटों में नॉलेज, अब सीखना हुआ और भी कन्वीनियंट। चलिए समझते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। अकॉर्डिंग टू OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। मतलब समझते हैं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ तभी अच्छी होगी जब उस कंट्री की इंक्लूसिव ग्रोथ पर ध्यान दिया जाएगा और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ। कई इकोनॉमिक्स का कहना है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ एक पैरामीटर है इंक्लूसिव ग्रोथ का। और ये सब तभी पॉसिबल है जब एक गुड गवर्नेंस हो। गुड गवर्नेंस के होने पर ही हम इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम समझते हैं कि हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ कैसी होनी चाहिए। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ, प्रो पुअर ग्रोथ गरीबों के लिए, शेयर्ड ग्रोथ, और वो सारी चीज़ें जो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही हैं या हमें नहीं दे रही हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूसिव ग्रोथ के अगेंस्ट हैं। उनको ख़त्म करने पर ही इंक्लूसिव ग्रोथ हमें मिल पाएगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, हॉस्पिटल को एक्सेस ना कर पाना। जैसे कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल को एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ की पहचान नहीं है। जैसे कोरोना में कितनी बेड की हम लोग को प्रॉब्लम्स हुई और हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स हुई, ऑक्सीजन की हुई, तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ की पहचान नहीं है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, स्टूडेंट को हायर एजुकेशन को एक्सेस ना कर पाना। मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर हायर एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ की पहचान नहीं मानी गई है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इंडियन यूथ का स्किल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में एनरोल ना कर पाना। जो हमारे इंडियन यूथ हैं उनका स्किल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल ना हो पाना, एनरोल ना कर पाना, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ की पहचान नहीं है। अब हम समझते हैं कि वाई वी नीड इंक्लूसिव ग्रोथ। हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की ज़रूरत क्यों है। लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू कोर पब्लिक सर्विस, मतलब एक्सेसिबिलिटी में कमी, एक्सेस नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को, कोर पब्लिक सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब कोर पब्लिक सर्विस क्या होती है? कोर पब्लिक सर्विस में जैसे हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन, ये सबको कह लीजिए कोर पब्लिक सर्विस में। इन सब चीज़ों को एक्सेस ना कर पाना, जैसे हॉस्पिटल को मैंने बताया, एजुकेशन को बताया, ट्रांसपोर्टेशन कई जगह हमारे अभी भी सड़क नहीं बनी है, बसेस नहीं मिलती हैं। मैनी ईयर एगो द एजुकेशन कमीशन 1964-66 had recommended that at least 6% of GDP be spent on education so as to make a noticeable rate of growth in educational achievement। काफ़ी साल पहले एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड करा था कि 6% GDP का 6% आपको इन्वेस्ट करना है, स्पेंड करना है एजुकेशन में। ये बहुत टाइम पहले ही एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड कर दिया था। अब आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, नीट नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। अकॉर्डिंग टू 2017 इकोनॉमिक सर्वे, 30% इंडियन यूथ नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग। आप समझ रहे हैं, मतलब 2017 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 30% इंडियन यूथ, हिंदुस्तान का जो यूथ है 30%, वो ना तो एजुकेशन में है, ना तो एम्प्लॉयमेंट में, और ना ही ट्रेनिंग, किसी का भी हिस्सा नहीं है। 30% इंडियन यूथ। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कोर सर्विस। इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट ओनली 1 और 2% इन कोर सर्विस। अब आप समझ रहे होंगे, कोर सर्विस वही कोर सर्विस जो ऊपर मैंने बताई थी, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, माल न्यूट्रिशन, अंडर नरिश्ड एंड एनेमिक। क्या ये तीनों ही एक बहुत बड़ा कारण नहीं है इंक्लूसिव ग्रोथ के? आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 50% से ज़्यादा महिलाएं एनीमिक का शिकार हैं, और यही गर्ल्स आगे जाके मदर बनेंगी। और एनीमिक मदर एक अंडर नरिश्ड और माल न्यूट्रिशन बच्चों को जन्म देंगी।
आप सोचिए कितनी बड़ी डेंजर साइकिल है। तो आपको लगता नहीं है कि भारत को एक अच्छी इंक्लूसिव ग्रोथ की ज़रूरत है। अब हम आते हैं अपने 4th पॉइंट पे, लो एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड पॉवर्टी। भारत को एक अच्छी एग्रीकल्चर ग्रोथ की ज़रूरत है और पॉवर्टी रिड्यूस की ज़रूरत है, गरीबी हटाने की ज़रूरत है। और 5th पॉइंट है हमारा स्किल्ड लेबर पॉसिटी। स्किल्ड लेबर की कमी है हमारे भारत में, जो स्किल्ड लेबर होते हैं उसकी कमी। चलिए हम समझते हैं एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। फर्स्ट हमारा है स्किल डेवलपमेंट, स्किल पे वर्क करना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे वर्क करना चाहिए। थर्ड हमारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे वर्क करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहिए। और 4th हमारा है इकोनॉमिक ग्रोथ करनी चाहिए अपनी। और 5th है सोशल डेवलपमेंट। अब समझते हैं सबको वन बाय वन हम समझेंगे सीरीज़ वाइज। फर्स्ट हमारा है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट इट मीन्स द एम्पावरमेंट of all marginalized section of the population like SC, ST, OBC, minorities, women and transgender। हमको सबके एम्पावरमेंट की बात करनी चाहिए, स्पेशली मार्जिनाइज सेक्शन जो कि SC, ST, OBC हैं, माइनॉरिटीज़ के बारे में, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर के बारे में, इन सबके हक के बारे में बात करनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने 2nd पॉइंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसमें 2 पॉइंट हैं, एक हॉस्पिटल PHC मीन्स प्राइमरी हेल्थ केयर। 2nd पॉइंट है हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, हॉस्पिटल की, तो जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर हैं जिन्हें हम वेलनेस सेंटर भी बोलते हैं, अगर ये हमारे रूरल पॉपुलेशन में अच्छी तरह से काम करने लग जाएं तो सोचिए कितने लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, कितने लोग स्वस्थ हो सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और अगर अच्छा जीवन होगा, लोग स्वस्थ होंगे तो अच्छी प्रोडक्टिविटी भी होगी। तो सोचिए कितना पैसा ये लोग बचा सकते हैं, बीमारियों में जो लग रहा है उसमें कितना पैसा सेव कर सकते हैं, उसको अपने बैंक में डाल सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो बहुत ज़्यादा रहता है जो कि स्वास्थ्य पे लग जाता है। और ये तो आपको पता ही होगा कि एक गरीब आदमी के लिए एक पैसा कितना मायने रखता है। तो अब हम आते हैं अपने 2nd पॉइंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर के। अब हम एजुकेशन की बात करें तो अगर हम प्राइमरी लेवल की एजुकेशन की बात करें तो SC, ST और OBC या खासकर लड़कियां और खासकर ट्रांसजेंडर, उनको पढ़ाने के लिए आपको लगता है कि कोई भी सोसाइटी उनको प्रमोट कर रही है? ऐसा है भी नहीं कि कोई सोसाइटी इनको पढ़ाने के लिए प्रमोट कर रही हो। हाँ, अगर कोई NGO वर्क कर रहा है तो ठीक है, वो हो सकता है, वो कहा जाता है कि हाँ कोई NGO वर्क कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। बाकी अदर कोई सोसाइटी तो प्रमोट नहीं कर रही है। अगर देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ में तो इनकी और बुरी हालत है। माइनॉरिटीज़ में और कह लीजिए ट्रांसजेंडर में तो भूल ही जाइए। ट्रांसजेंडर में तो आपको 1-2 अगर कोई मिल गए होंगे बहुत ही फेमस तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ट्रांसजेंडर भूल जाइए कि उनको एजुकेशन मिल भी रही है, उनकी कोई बात भी नहीं कर रहा एजुकेशन के बारे में। और ये तो रही प्राइमरी लेवल पे। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें तो वहाँ तो उनका और ही बुरा हाल है, वहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। वहाँ तो एजुकेशन मतलब जो हायर एजुकेशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें तो इनका अनुपात बहुत ही कम है। तो कैसे सोशल डेवलपमेंट होगा आप बताइए? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसे चीज़ें जहाँ पे हो रही हो वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। जब ये सब चीज़ें सुधरेंगी तभी सोशल डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने 3rd पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ में। इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमिक, बट जब पैंडेमिक जैसी चीज़ें होती हैं जो ग्लोबली है वो स्लो डाउन हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ घट जाती है। अगेन इम्पैक्ट ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यही मतलब कि जैसे ही कंट्री की कोई पैंडेमिक जैसे कोई भी महामारी टाइप की चीज़ें आती हैं कंट्री के अंदर, कुछ भी उसकी इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट पड़ता है तो अगेन इंक्लूसिव जो ग्रोथ है वो घटने लग जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ घट जाती है। तो अब हम आते हैं अपने 4th पॉइंट फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। अब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो सभी को फाइनेंशियल सर्विस मिले। फाइनेंशियल सर्विस का मतलब क्या?
मीन्स बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट। अब देश में हर किसी को फाइनेंशियल सर्विस मिले, मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट ही नहीं होता फाइनेंशियल सर्विस का, उसका मतलब इंश्योरेंस, बैंक, क्रेडिट, इन सभी, ये सारी फैसिलिटी सभी व्यक्ति को मिले। हम बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट, स्किल डेवलपमेंट की तरफ। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जनता को स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है? उनके कौशल पे काम करना चाहिए, उनकी स्किल पे काम करना चाहिए। और ये जबकि ये स्किल डेवलपमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रोज़गार के, एम्प्लॉयमेंट के। तो अगर हमें रोज़गार मिल जाता है या हमारी जनता को रोज़गार मिल जाता है तो आधी गरीबी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। और इसको कौन कर सकता है, इस पे वर्क कौन कर सकता है, स्किल डेवलपमेंट पे काम कौन कर सकता है? वो एक गुड गवर्नेंस के थ्रू ही पॉसिबल है। अब हम स्किल डेवलपमेंट को कुछ चैलेंजेस के थ्रू समझते हैं। हमारा फर्स्ट चैलेंज है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाईली ट्रेन्ड वर्क फोर्स। मीन्स हमारे इंडिया में हाईली ट्रेन्ड वर्क फोर्स के बहुत कमी है। जो हाईली ट्रेन्ड वर्क फोर्सेस होती हैं बहुत कमी है उसकी। अब सेकंड पॉइंट पे आए तो हमारा सेकंड पॉइंट है, देयर इज़ अ नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कन्वेंशनली ट्रेन्ड यूथ। और इन्हें हम कहेंगे कन्वेंशनली ट्रेन्ड यूथ, इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नॉन एम्प्लॉयमेंट, इनके पास बेरोजगारी चरम स्थिति पे है। अगर हम वोकेशनल डिग्री की बात करें, जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, तो इनकी बात करें तो बहुत कम ही लोग वो कर पाते हैं। तो कुछ ही लोग के पास हैं, वो आगे बढ़ पा रहे हैं, उनके पास रोज़गार है। हम जैसे समझते हैं ऐसे कि ITI हो गया, टेक्निकल कोर्सेज हो गए, डिप्लोमा हो गया, ऑटोमोबाइल्स में कोर्स हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी में कोर्स हो गया, ऑटोमेशन में हो गया। इन सारी चीज़ों में आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप स्टार्टिंग में अच्छी खासी ऐसे 25,000 के आसपास अराउंड जॉब पा सकते हैं। और साल 2 साल में इनकी सैलरी बढ़ के 40-50,000 भी हो सकती है। लेकिन अगर आप कन्वेंशनली MBA, BA, जितने भी ये सिंपल डिग्री वाले, इन पे तो आपको रोज़गार भी नहीं मिल रहा है। और वोकेशनल डिग्री वालों को तुरंत रोज़गार मिल जा रहा है। और वोकेशनल डिग्री वालों को तुरंत रोज़गार मिल रहा है क्योंकि इंजीनियर तो किसी भी कंपनी, किसी भी फैक्ट्री में एक ही होगा ना, और उसके अंडर में जो मशीन चलाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, वो काफ़ी होंगे क्योंकि इनका काम है। फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में इनका काम है। BA BCom इन सब की अभी इस समय वैल्यू नहीं है। BA BCom, BSc की डिग्री ऐसे आप करके आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन वो तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो ये रीज़न है, इस पे वर्क करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट पे। और अगर हम थोड़ा और समझेंगे तो हम बता चुके हैं पिछले ही स्लाइड में कि नीट, जैसे कि नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग में, तो अकॉर्डिंग टू 2017 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 30% जो इंडियन यूथ है वो ना तो एजुकेशन में है, ना ही एम्प्लॉयमेंट में, ना ही ट्रेनिंग में। ये हम पहली स्लाइड में बता चुके हैं। अब उसके थोड़ा और डेटा बताते हैं आपको, थोड़ा और समझते हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 2019 के अकॉर्डिंग अगर हम समझते हैं यूनिसेफ के, तो 47% इंडियन यूथ आर नॉट इन ट्रैक टू हैव द एजुकेशन एंड स्किल नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन 2030। मतलब 47% यूथ जो है वो ट्रैक पे ही नहीं है कि उसको 2030 तक कोई भी रोज़गार मिल पाए। वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है 47% इंडियन यूथ कि उसको 2030 में रोज़गार मिल पाए। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी परसेंटेज है ये 47% इंडियन यूथ। आप समझ पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरह, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसकी बात करें तो AI, जैसे AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंडिया, कोडिंग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 चल रहा है इस समय। एग्रीकल्चर, नीति आयोग एंड ऑल्सो in economic survey 2020 there is grave need tech advancement in agriculture, and Niti Aayog is also working on artificial intelligence on the agriculture sector, especially in the distribution of water and fertilizer. नीति आयोग एग्रीकल्चर विभाग में काम कर रही है इस पर काफ़ी टाइम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। अब हम समझते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के चैलेंजेस के बारे में। फर्स्ट है हमारा पॉवर्टी, सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड है हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड, फोर्थ सोशल डेवलपमेंट,
फिफ्थ है हमारा रीजनल डिस्पैरिटी। इन सभी को हम पिछले स्लाइड्स में समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स की तरफ। इसको पब्लिश कौन कराता है? इसको पब्लिश कराता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसमें 3 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकेंड है हमारा इंक्लूजन, थर्ड इंटरजेनरेशन इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अब हम बात करें इन 3 पॉइंट्स की, तो जिस भी कंट्रीज़ ने इन 3 पर काम कर लिया, इन 3 चीज़ों पे वर्क कर लिया अगर, तो उस कंट्री की इंक्लूसिव ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगी। बट इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। थोड़ा और समझते हैं। तो अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 62 है इसमें आउट ऑफ 74 इमर्जिंग कंट्रीज़ में। अगर हम थोड़ा और समझते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को, तो कुछ लोग बात करते हैं जीडीपी, हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्रॉस डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं जीडीपी की तरफ से। जीडीपी की बात करें तो क्या आपको लगता है कि हमारी केयर इकनॉमी, मतलब जो हमारी माता बहनें हमारे लिए वर्क करती हैं, जैसे कि हम किसी को फ्री में पढ़ाते हैं, क्या ये सब चीज़ें काउंट होती हैं? नहीं होती हैं। और अगर नहीं होती हैं, जो कि इसको केयर इकनॉमी का नाम दिया गया है, तो जीडीपी की ये सबसे बड़ी कमी है। तो क्या सारी सर्विस मार्केट वाली ही होती है? नॉन मार्केट वाली कुछ भी नहीं होती? और अगर नॉन मार्केट एक्टिविटी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो यानी जीडीपी कभी भी एक सही क्राइटेरिया नहीं हो सकता इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। आपने सुना होगा कि ग्रीन जीडीपी के बारे में, जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेके आई थी, एक सिस्टम लेके आए थे, ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या होती है? जितना ग्रीन जीडीपी मतलब जितना एनवायरनमेंट पर खर्चा, मतलब ग्रीन जीडीपी। एनवायरनमेंट कंसर्न नहीं करती है, एनवायरनमेंट कंसर्न नहीं करती है जीडीपी। तो बताइए, अगर करती होती तो ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्यों आता? और स्टार्टिंग की स्लाइड में मैंने आपको बताया है, कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का या इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट है। तो हमें इससे साफ पता नहीं चल रहा है कि जीडीपी नॉन मार्केट एक्टिविटी और इन्वायरमेंट कंसर्न दोनों को ही अपने अंदर नहीं लेके आती है। मतलब जीडीपी इक्वलिटी की भी बात नहीं करती है। क्या जीडीपी आपको ये बताती है कि भारत के 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है? बताती है? नहीं बताती है। तो जीडीपी तो हमें ये बताती है कि पर कैपिटा इनकम 86,000 हो चुकी है और करंट में 1,22,000 इतनी चल रही है। किसकी सैलरी 1 लाख या 1,22,000 तक है? भी कुछ ही लोग की होगी। आप लोग के आसपास जो भी ऐसे देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनके आसपास भी कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनकी ऐसी सैलरी होगी, उन्होंने भी हायर स्टडी करके रखी होगी तो होगी उनके पास। तो जीडीपी तो से यही बोल रही है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? जितनी हमारी नेशनल इनकम आई है उसमें अपनी पॉपुलेशन, जनसंख्या को भाग दे दें तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ गए होंगे कि कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रोइंग बाय 6 to 7% बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी, देन उसके बाद डिस्कस दिस स्टेटमेंट। तो आप इसको कर सकते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं ये पॉइंट्स रख के। अब इसके बाद हम एक चीज़ समझते हैं, गिनी कोफिशिएंट के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स पे जाएंगे। पहले हम गिनी कोफिशिएंट को समझते हैं। तो अगर हम बात करें गिनी कोफिशिएंट की, तो उसमें 2 टर्म होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1। 0 दिखाता है हमें इक्वालिटी और 1 दिखाता है हमें इनइक्वालिटी। ये गिनी कोफिशिएंट इनकम की बात करता है, इनकम की इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात करता है। तो जब गिनी कोफिशिएंट इनकम की इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात करता है, तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, आपको पता चल ही गया होगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ में सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया नहीं होता। तो हम गिनी कोफिशिएंट के नज़रिए से इंक्लूसिव ग्रोथ को नहीं देख सकते, क्योंकि गिनी कोफिशिएंट ना तो सोशल इक्वलिटी के बारे में और ना ही इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की तरफ। तो हमारा ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो
ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स कभी भी जेंडर न्यूट्रलिटी पर बात नहीं करता है। कि ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स ये बताता है कि लड़का खुश है या लड़की खुश है, नहीं ना। और ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स एजुकेशन को भी इग्नोर करता है, और अगर हम इन दोनों को ही इग्नोर करवा रहे हैं तो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स भी अपने आप में अधूरा है। अब अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, HDI की बात अगर हम करें, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एजुकेशन, इनकम और हेल्थ के बारे में बात करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करता है। ये इन 3 चीज़ों का क्राइटेरिया है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। तो ये 3 क्राइटेरिया माना गया है। और क्या इसमें कहीं पर भी वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई है? नहीं करी गई है। तो ये भी अपने आप में ही अधूरा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को इग्नोर कर रहा है। और देखा जाए तो ऐसा इंडेक्स बन भी नहीं सकता जो हर किसी को लेके चले। आप रैंकिंग को छोड़िए, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहीं से भी इंक्लूसिव ग्रोथ को नहीं दिखाता है। हाँ, अगर आपको सोचना है तो आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सोचिए। इसका फर्स्ट पॉइंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकंड इंक्लूजन, थर्ड इंटर जनरेशन इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी था। और इन तीनों में ही भारत बहुत पीछे है। तो यहीं से हम अपनी वीडियो की समाप्ति करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।